हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अपन प्रतिदिन 30 प्रश्नों का लगातार अध्ययन करते चले जा रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं का संपूर्ण विश्लेषण रहता है फ्रेंड्स। 30 प्रश्न यानी कि आपके 120 प्रश्न, मतलब 30 प्रश्नों में आपको जो 4 ऑब्जेक्ट मिलते हैं उन 4 ऑब्जेक्टों को मैं डिस्क्राइब करने के साथ आपको बताते चलता हूँ और उन्हीं से आपको प्रश्न फंसने की 100% संभावना रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों वगैरह को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलते फ्रेंड्स प्रश्नों की ओर। तो ये है 21 फेब का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया। एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र भावनात्मक रूप से चित्रित किया। यह उदाहरण है लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग भेद, लिंग समरूपता, लिंग संवेदनशीलता। तो फर्स्ट का देखिए, लिंग रूढ़िबद्धता मतलब यहाँ पर बात लड़के लड़कियों की अलग अलग बताई गई है, इसलिए इसमें रूढ़िबद्ध नामक भावना प्रकट हो रही है। लिंग भेद, लिंग भेद उसको कहा जाता है कि लड़के अलग होते लड़कियां अलग होती हैं। लिंग समरूपता मतलब दोनों में समान पाए जाते हैं, केवल लड़कियों लड़कियों की बात होगी या केवल लड़कों लड़कों की बात होगी तो वो लिंग समरूपता कहा जाएगा। लिंग संवेदनशीलता मतलब लिंग संवेदनशीलता केवल एक के बारे में बात की जाए तो उम्मीद करूंगा यहाँ केवल लड़कों के बारे में बात की जाती है, केवल लड़के ही बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां कम होती हैं। तो ये लिंग रूढ़िबद्धता आंसर जाएगा। जिन लोगों ने आंसर फर्स्ट का ये दिए एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपको 3 ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक निश्चित दूरी के बाद 2 समांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है, इसका उदाहरण है। मतलब आपने देखा होगा एक निश्चित दूरी के बाद दोनों की ट्रैक दिखाई मिलती है, इसको क्या कहेंगे? मिलर लायर भ्रम, परिदृश्य भ्रम, गति भ्रम या दृष्टि भ्रम। तो फ्रेंड्स आप देखिए, आप लोग जब तक आपका आंसर लगाइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके बारे में कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स मिलर लायर भ्रम क्या कहलाता है कि मिलर लायर भ्रम में आपके सामने चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार का मतलब भ्रम नहीं रहता है, जो आप देखेंगे एकदम प्रत्यक्ष रहेगा। जैसे पटरी आपको दिख रही है सामने तो प्रत्यक्ष हो उसको मिलर लायर भ्रम। अब इसमें एक निश्चित दूरी को समांतर ट्रैक में मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए, आप जब दूर की वस्तुओं को एक एक दूसरे से देखते हैं तो इसको मतलब आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। परिदृश्य मतलब आपको आंखों देखा हाल है तो इसको क्या कहा जाएगा? परिदृश्य भ्रम कहा जाएगा। अब गति भ्रम, जब उसकी गति चल रही होती है ट्रेन की, जब ट्रेन की गति चल रही होती है उसमें आप देखते हैं और चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूम रही है। कई बार आपने देखा होगा ट्रेन में जब चलते हुए कि पृथ्वी घूम रही होती है, उसको गति भ्रम कहा जाता है। अब जैसे दृष्टि भ्रम मतलब आपने कोई चीज़ देख ली लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा, इसको दृष्टि भ्रम कहा जाता है। उम्मीद करूंगा आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों ने आंसर बी दिया है एकदम करेक्ट आंसर, परिदृश्य भ्रम कहा जाएगा। समांतर रेलवे लाइनों ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है उसको परिदृश्य भ्रम कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आ गया आपके सामने, ऑटिज्म इज ए मतलब ऑटिज्म एक है। अब ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। फ्रेंड ये क्या है कि इसमें बच्चे को कोई भी कार्य एक दिमाग एक जगह नहीं रख पाता। वो जैसे जब क्रिकेट खेलता है बच्चा तो उसको अपनी बार बैटिंग का इंतजार रहता है और वो पूरे ग्राउंड में घूमता रहेगा जब तक कि उसकी बैटिंग ना आ जाए। तो इसको मतलब उसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, इसको ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार कहा जाता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार। द्विध्रुवी विकार में क्या रहता है? बच्चे के सामने कई चीज़ें कई वस्तुएं एक साथ दिखाई देती हैं और इसमें बच्चा कहो शांत बैठा तो शांत ही बैठा रहे, कुछ कार्य करने में लग जाएगा तो कार्य ही करता रहेगा, मतलब दूसरे की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। विपक्षी उदंड विकार, अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर मतलब इसमें बच्चे के साथ क्या रहता है कि दूसरों के बारे में बच्चों को ये लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो एकदम गलत बोल रहा है, मेरे द्वारा जो चीज़ें बोली जाती हैं वो एकदम सही हैं। तो सॉरी, तो ये विपक्षी उदंड विकार कहा जाएगा। अब ऑटिज्म, देखिए ऑटिज्म एक दिमाग की बीमारी है।
ऑटिज्म एक दिमाग की बीमारी है। जैसे आपने देखा होगा दिमाग के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, न्यूरो सर्जन। अगर दिमाग में या माइंड में कुछ लग जाता है तो उसको न्यूरो सर्जन कहा जाता है। तो ऑटिज्म कहाँ की बीमारी है, न्यूरो विकास विकार, मतलब दिमाग की बीमारी, दिमागी बीमारी है, तो इसको कहा जाता है न्यूरो विकास विकार। एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने थर्ड का आंसर दिया है डी, एकदम ग्रेट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 4 आ गया आप लोगों के सामने। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे को लगातार असफलता का पता निम्न रूप में लगा सकता है। मतलब बच्चा लगातार असफल हो रहा है तो शिक्षक पता लगाने के लिए क्या करेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। उच्च प्रबंधन के लिए चिंता बढ़ाने की आवश्यकता है। अब देखो उच्च प्रबंधन क्या मतलब, प्रिंसिपल को बताएगा कि मतलब बच्चे फेल हो रहे हैं तो उससे कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो करेक्ट आंसर देखिए ये वाला मेरे हिसाब से नहीं होगा। अनुशासनात्मक समस्या, मतलब अनुशासनात्मक समस्या से कोई समाधान नहीं निकलने वाला, तो ये भी गलत होगा। अधिगम असतता का विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, मतलब बच्चे को सीखने के लिए विशेष चीज की, मतलब विशेष दिमाग की, विशेष प्रकार की लर्निंग की आवश्यकता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सही लग रहा है। विद्यालय बदलने की आवश्यकता है। अच्छा बताइए विद्यालय बच्चे कितना बदल सकते हैं, ऐसा विद्यालय नहीं बदल सकते ना, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, जो अधिगम आवश्यकता शिक्षा की आवश्यकता, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 4 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट आ गया, अंध स्मरण ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहलाता है। सस्वर पाठ, रटने द्वारा अधिगम या अंतपूर्ण अधिगम पुनरावृत्ति। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सस्वर पाठ किसको कहा जाता है, तो सस्वर पाठ फ्रेंड उसको कहा जाता है जब एक साथ 4, 5 या 50 लोग मिलकर करके अध्ययन करते हैं और एक लय के साथ किया जाता है, उसको सस्वर पाठ कहा जाता है। अब अंध स्मरण मतलब आंख बंद करके चीजें, मतलब आंख बंद करके बोली जाए और जब सही और गलत का कुछ भी पता न रहे, आपके माइंड में बिल्कुल सेट नहीं आए, तो उनको क्या कहा जाता है, रटने द्वारा अधिगम। मतलब कई चीज़ें आपको रटी हुई होती हैं, जैसे आपने टेबल आपने छोटे बचपन में सीखी थी 2, 4, 6, मतलब 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आपको रटी हुई है, तो इसको रटने द्वारा अधिगम, इसको अंध स्मरण कहा जाएगा। अब अर्थपूर्ण अधिगम मतलब कोई भी चीज़, जैसे आपको मैथ समझाई जाती है तो मैथ के आपको डायग्राम भी, मतलब डायग्राम समझाए जाते हैं। डायग्राम का उसका अर्थ रहता है, मतलब इसका समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, मतलब एकांतर कोण क्या है। तो इस प्रकार का आपको अर्थपूर्ण तरीके से आपको अधिगम करवाया जाता है, सिखाया जाता है। अब पुनरावृत्ति, किसी भी चीज़ को बार बार बताना, उसकी पुनरावृत्ति कही जाती है। तो अंध स्मरण ब्लाइंड मेमोराइजेशन क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर आएगा रटने द्वारा अधिगम। जिन लोगों ने रटने द्वारा अधिगम आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आप लोगों के सामने। 6 का बताइएगा, निम्न में से क्या पाठ्यक्रम योजना का सही क्रम, मतलब आपको बताना पाठ्यक्रम योजना का सही क्रम क्या है। क्या प्रेरणा, प्रस्तुति, पुनर्जीवीकरण, मूल्यांकन, गृह समानुदेशन है। उसके बाद प्रेरणा, प्रस्तुति, मूल्यांकन, पुनर्जीवन, गृह समानुदेशन। उसके बाद आएगा प्रेरणा, पुनर्जीकरण, मूल्यांकन, प्रस्तुति, गृह समानुदेशन, और प्रेरणा, मूल्यांकन, गृह समानुदेशन, पुनर्कथन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब आपको इसमें थोड़ी सी कमियां समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम में बच्चों को क्या किया जाएगा, सबसे पहले जब कोई भी बच्चे को आप करना है तो सबसे पहले उसको पढ़ाने की, मतलब उसको मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट यानी प्रेरणा दीजिए, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा, क्या क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में क्या विकसित होगा, आप प्रेरणा देंगे। अब ठीक है, जब आपने मोटिवेशन दिया, मोटिवेशन देने के बाद आप प्रस्तुत कीजिए। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी विषय के सामने तालिका बनी होती है कि 22 चैप्टर हैं, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, मतलब उन सभी का आप प्रस्तुतिकरण दीजिए कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण के बाद आप उनका फीडबैक लीजिए। जब आप फीडबैक लेंगे तो बच्चों को कितना समझ में आया। देखिए प्रेरणा के बाद क्या आपने प्रस्तुतिकरण दिया, मतलब प्रस्तुति दी, प्रस्तुति के बाद आप बच्चों से फीडबैक लीजिए, मतलब आपको कितना समझ में आ गया, तो उससे आपको मूल्यांकन होगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अब जब मूल्यांकन के बाद कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन करेंगे, तो इसके बाद क्या आएगा,
तर्क वितरण है, पुनर्प्रजीवीकरण तर्क वितर्क के क्वेश्चन। और इसके बाद आप पढ़ाएंगे के बाद गृह समारोह, मतलब पढ़ा के बच्चे वापस घर चले जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा जिन लोगों ने 6 का बी आंसर देने की कोशिश की होगी, करेक्ट आंसर बी जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन पद्धति थी। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन पद्धति कौन थी? सर्वेक्षण, आत्मनिरीक्षण, केस स्टडी, अवलोकन। तो जिन लोगों ने 7 का आंसर दिया है डी, अवलोकन एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए, अवलोकन, अवलोकन क्या कहलाता है कि जब किसी भी चीज को आप अपने माध्यम से ग्रहण करते हैं और उसको जीवन में अनुभव प्रकट करते हैं, उसको अवलोकन कहा जाता है। केस स्टडी, केस स्टडी में क्या है कि आपके दिमाग का पता लगाया जाता है कि आप देखिए, केस स्टडी क्या कहलाती है, जैसे आप जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस, मतलब जैसे आप देखिए आप जा रहे, ट्रैफिक पुलिस वाला सही लोगों को गलत ठहरा रहा है और गलत लोगों को सही कह रहा है, तो आप वहाँ पर अपना नियम पूर्वक सामने वाले को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करेंगे कि आप यहाँ पर जो बता रहे हैं रास्ता गलत बता रहे, सही का गलत, गलत का सही बता रहे। इसको केस स्टडी के अंतर्गत कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या रहता है? स्वयं से अपना मूल्यांकन करना। मतलब आप जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाइए, आपका कितना स्कोर आ रहा, आप खुद में उसका निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब क्या रहता है? जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपके घर या मकान का सर्वे करने आता है कि आप वास्तव में यहाँ रहते हैं या नहीं रहते, ये सर्वेक्षण कहलाता है। तो जिन लोगों ने 7 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया है नेक्स्ट। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह किसका हिस्सा है? अब देखिए, धर्म किसका? अब वंशानुगतता, अब वंशानुगतता आपके समझ में आएगी क्या? वंश, जो चीजें गर्भावस्था से प्रारंभ होती हैं, जिनमें माता पिता दादा परदादा के गुण आ जाते हैं, उसको वंशानुगत कहा जाता है। अब प्रसव पूर्व पर्यावरण, मतलब प्रसव पूर्व पर्यावरण, आपने देखा होगा कि बच्चे में कई चीजें हाव भाव, मतलब अब बच्चे के जन्म लेने के पहले जो प्रसव पूर्व, मतलब जब बच्चे का कोई भी विकास नहीं हुआ, उसको प्रसव पूर्व पर्यावरण कहा जाता है। अब सामाजिक पर्यावरण, बच्चा धर्म से संबंधित कब रहता है? तो आपने देखा होगा अपने यहाँ नाना प्रकार के समाज चलते हैं, से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस टाइप के 4 प्रकार के ये रहते हैं। और इसमें सामाजिक, अब धर्म बच्चे को कब पता चलता है? जब बच्चा जन्म लेता है और समाज में रहता है, समाज में निवास करता है, तो ये इससे बच्चे को सामाजिकता का अभाव होता है कि हम इस समाज के हैं, वो इस समाज के, लेकिन वास्तव में इंसान तो एक ही है ना, उसका ब्लड तो एक ही है। तो ये सामाजिकता पर्यावरण कहलाए। अब भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण मतलब जैसे उसके फिजिकली, मतलब जो आत्मा का भाव रहता है, अंतरंग लगाव रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई अदर पर्सन की डेथ हो जाती है तो बच्चे को या किसी भी इंसान को ज़्यादा दुख नहीं होता है, नॉर्मल देखा को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी अपने की डेथ हो जाती है तो वो लोग रोते हैं, क्योंकि उससे फिजिकली रिलेशनशिप थे उनके, मतलब आत्मीयता का लगाव था। इनको भौतिक पर्यावरण कहा जाएगा। तो धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है, इसको कहा जाता है सामाजिक पर्यावरण। एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने 8 का आंसर दिया है सी, एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए। व्यक्तित्व परीक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? लिंग पक्षपाती। अब देखिए आपके सामने लिंग पक्षपाती का मतलब क्या रहता है? मतलब लड़के और लड़कियों का अलग होना, ठीक है। अधिक से अधिक प्रश्न वाला, मतलब कोई भी व्यक्तित्व का परीक्षण अधिक से अधिक प्रश्न करने वाला, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भी एक प्रश्न करके डाउट बाद में पूछ सकते हैं। विश्वसनीय और वैध, मतलब व्यक्तित्व का परीक्षण कैसा? विश्वास वाला और वैध होना चाहिए, एकदम सटीक और शुद्ध होना चाहिए। नवाचारी, मतलब नए लोगों वाला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों ने विश्वसनीय और वैध आंसर दिया है 9 का सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आप लोगों के सामने। 10 का बताइएगा। देखिए, बच्चे के विकास में प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य, देखिए विशिष्ट कार्य समान कार्यों के बात किए जाते हैं। तो ये वाला देखिए, विशिष्ट कार्य समान कार्य की बात किए जाते हैं, नहीं ये गलत है। मतलब बच्चे को पहले
उदाहरण सिखाया जाएगा, बाद में नियम सिखाया जाएगा। तो बच्चे को सबसे पहले क्या, सामान्य और फिर विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं। मतलब बच्चे को दोनों चीज़ सिखाई जाती, छोटे में पहले नियम भी सिखा दिए जाते हैं, सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों सिखा दिए जाते हैं। मतलब बच्चे को हर एक प्रकार से बता दिया जाता है। तो ये भी गलत होगा। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्य के बाद किए जाते हैं, ये वाला सही होगा, क्योंकि बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाता और बाद में नियम बताया जाता है, मतलब कि इसे इस प्रकार का आएगा। तो जिन लोगों ने 10 का सी आंसर दिया, इनका करेक्ट आंसर आएगा सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे को पर निर्भर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है 10 का सी आंसर एकदम करेक्ट है। समान कार्य विशिष्ट कार्य के बाद किए जाते एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आप लोगों के सामने। डाल्टन, देखिए डाल्टन विधि किसने दी थी? तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आता कि डाल्टन विधि किसने दी थी? तो हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी, हेलन पार्कहर्स्ट। अब डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी, तो डाल्टन योजना का प्लान कौन सा नहीं आपको ये बताना। अब देखिए स्वयं से सीखना, डाल्टन विधि में देखिए ये सारी चीज़ें डाल्टन विधि में बोली गई थी कि स्वयं से बच्चा सीख सकता है, और डाल्टन विधि में सहयोग करते थे, मतलब सहयोग की भावना विकसित होती थी और एकदम फ्रीली छोड़ दिया गया था बच्चे को, बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। तो डाल्टन विधि का प्लान है स्वयं सीखना, सहयोग और स्वतंत्रता। तो समय सारणी, मतलब इसमें अनौपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, इसको समय सारणी वगैरह ये कोई भी बाध्य नहीं था। तो जिन लोगों ने 11 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, ये वाला देखिएगा। देखिए सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा है। मतलब आपके सामने सही और गलत की समझ होना क्या सांस्कृतिक है, सामाजिक है, नैतिक है, व्यावसायिक है। अब सबसे पहले आपके मन में आएगा सांस्कृतिक क्या कहलाता है। मतलब जहाँ पर आप आस पड़ोस के परिवेश में रहते हैं, जिस प्रकार का माहौल है, से आपने देखा होगा अगर हिंदू है तो हिंदू का अलग अलग कल्चर रहता है, मुस्लिम है तो अलग कल्चर रहता है, सिख है तो अलग कल्चर, और ईसाई है तो अलग। तो इसको सांस्कृतिक कहा जाता है, ठीक है। अब सामाजिक, आपने देखा होगा समाज में हर एक प्रकार की अलग अलग नियम रहते हैं, तो मतलब जिस हर एक समाज में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, तो ये सामाजिक कहलाता है। अब नैतिक, नैतिक में क्या रहता है? नैतिक में सही और गलत का समझ होना ये विकास का हिस्सा। मतलब नैतिक तरीके से आपको आपके दिमाग के ऊपर बोला जाएगा कि मतलब आपको किस प्रकार से डिसीजन लेना है, आपको किसकी नैतिकता है, मतलब आप किसकी साइड जाना चाहेंगे, आपको स्वयं का पक्ष जानना चाहेंगे, इसको नैतिकता कहा जाता है। व्यवसायिक, मतलब व्यवसायिक में आप समझ सकते हैं बिजनेस से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित रहता है, आप किस प्रकार का दूसरों से मतलब व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवसाय से संबंधित। तो सही और गलत का समझ होना किसको कहा जाएगा? नैतिक। मतलब नैतिक को एकदम फ्रीली छोड़ दिया जाएगा। मोरल एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने 12 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने। एरिक एरिक्सन, देखिए एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। तो एरिक एरिक्सन ने कितने चरण दिए थे आपको बताना है? 7, 9, 4, 8। आई होप आप लोगों को पता होगा। 13 का करेक्ट आंसर। एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आप लोगों के सामने। लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? वे दूसरों से बेहतर करने के लिए काम में संलग्न होते हैं, वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, वे स्मार्ट और समझदार दिखते हैं। देखिए लक्ष्य को, मतलब लक्ष्य को दूसरे करने के लिए किस में संलग्न है, तो आप लोगों को बताइए। देखिए गलत कैसे उत्तर छांटते अपन, वे दूसरों से बेहतर करने के काम में। देखिए दूसरों से बेहतर करने में अपन को कोई फायदा नहीं है, अपन को अपना देखना है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। देखिए अगर किसी को अपना लक्ष्य पाना है तो अपनी गलतियों को सुधार करके कि ये गलती दोबारा ना हो, आगे चलेगा तो वही लक्ष्य तक जाएगा, तो ये सही है। अभी वे स्मार्ट और समझदार देखना चाहते हैं। देखिए स्मार्ट और समझदार से कोई मतलब नहीं है, ये वाले व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, ये गलत है बिल्कुल टोटली।
वे दूसरों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना करते और इसको जज करते। दूसरों से तुलना करने, जज करने में पूरा टाइम निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जिन लोगों ने 14 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट है, बी करेक्ट आ जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है? सहज पुनः प्राप्ति, प्रश्नोन्मुखी अवरोध, अग्रोन्मुखी या विलंबित प्रभाव। तो 15 का देखिए, 15 का जिन लोगों ने दिया है, देखिए आपके सामने सहज पुनरावृत्ति। एक बच्चा ऊनो खेलता है, नॉर्मल क्रिया में से ये अलग सीखता है, नॉर्मल क्रिया नहीं कहलाएगी। पृष्ठोन्मुखी सॉरी, पृष्ठोन्मुखी अवरोध नहीं कहलाएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, अग्रोन्मुखी अवरोध एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए जीन प्याजे से फिर से प्रश्न आया है। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है, एक बच्चा कहता उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने से इस दृष्टिकोण को बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या सेंसरोमीटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए बच्चा मतलब बच्चे को इतना दिमाग नहीं है, सही और गलत का नहीं है, मतलब उसको पता कि 5 फीट लंबा 4 फीट लंबा क्या है क्या नहीं है। तो इसको कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 16 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब निम्न में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? मतलब जन्म से क्या प्रभावित नहीं करता? कैफीन, ये जन्म से मतलब जन्म को प्रभावित करती है, जन्म से पूर्व लेने वाले। कैफीन प्रभावित करती है। शराब बिल्कुल जन्म से लेने के पूर्व दिक्कत करती है। विकिरण, कोई अवरक्त तरंगें रहती हैं, अगर बच्चा पेट में है तो उनसे भी बच्चे को हानि हो सकती है। एक्सरसाइज, मतलब अगर माँ व्यायाम करती है, एक्सरसाइज करती है, बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 17 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। निम्न में से कौन एक प्रकार का फ्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है? फ्रेंड्स देखिए नेगेटिव, फ्रेंड्स फ्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं मतलब कौन सा भाषण नहीं है? अब कूलिंग, किलकिलाना मतलब किलकना, क्विंग किलकना, मतलब जब बच्चे छोटे रहते हैं तो किलकते हैं तो उसको ही एक भाषण कहा जाता है। बड़बड़ाना, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बड़बड़ाते हैं, तो यह भी एक प्रकार का प्री किलिंग मतलब छोटे बच्चों का स्पीच है, बड़बड़ाते हैं छोटे बच्चे। रोना मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं रोते हैं। अब टेलीग्राफिक भाषण मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या डायरेक्ट स्टेज पे भाषण दे सकते हैं? नहीं, तो ये टेलीग्राफिक भाषण गलत आंसर जाएगा। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है 18 का सी एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। निम्न में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कुलाचे मारना, दौड़ना, लिखना। तो फ्रेंड्स उत्कृष्ट कौशल का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 19 का डी आंसर लिखना आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर। उत्कृष्ट कौशल लिखना कहलाता है। चलते नेक्स्ट पर अपन। स्मृति का वह हिस्सा जो अनुभव को संग्रहित करता है, मतलब प्रक्रियात्मक स्मृति, गैर घोषणात्मक स्मृति, अर्थ स्मृति या प्रासंगिक एपिसोड स्मृति। तो 20 का जिन लोगों ने आंसर दिया है डी करेक्ट आंसर जाएगा। प्रासंगिक एपिसोड स्मृति एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 20 का डी दिया एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती और त्रुटियां भी हो सकती, मतलब ऐसी सोच जो समाधान भी दे सकती और उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। तो क्या बुद्धि, देखिए बुद्धि अपनी एक अलग अलग होती है। बुद्धि के बारे में टर्मन ने बताया है, बुद्धि उच्च होती है, निम्न होती है और इस प्रकार की होती है। अब युक्ति वाक्य सिंगलिंग मतलब ये केवल वाक्य के बारे में बात होगी, ये नहीं हो सकता। एल्गोरिथम मतलब कोई भी गणित के सवालों को हल करना, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं? नहीं, गणित में कोई भी त्रुटियां नहीं होती, जो सवाल रहता है सारी ऑथेंटिक रहती है। तो स्वनाभावक स्वतः शोध मतलब जिसमें ह्यूरिस्टिक रहती वो समाधान दे सकती हैं और दोबारा इनमें सुधार किया जा सकता है। तो 21 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब
देखिए, अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं? उच्च उत्साह उच्च नियंत्रण, उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण, निम्न उत्साह उच्च नियंत्रण, निम्न उत्साह निम्न नियंत्रण। तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा अनुमोदक पालन पोषण क्या कहलाता है। मतलब जो चीज़ों को ग्रहण किया जाता है उनको अनुमोदक पालन पोषण कहा जाता है। तो देखिए, अब आपके सामने आएगा जब चीज़ों को ग्रहण किया जाता है तो आपके सामने कितना उत्साह रहता है, ठीक है। जब कोई भी नई चीज़ की जानकारी आपको रहती तो आप कितने कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनते हैं, यानी कि उच्च उत्साह है। लेकिन जब आप एक बार वो चीज़ सीख जाते हैं, जब एक बार चीज़ सीख जाते फिर दोबारा वही चीज़ बताई जाती तो आप उस वे में उसको नहीं सुनते। तो देखिए, तो पहले आपके पास उच्च उत्साह था, फिर निम्न नियंत्रण था। आप नियंत्रण रहेंगे लेकिन उत्साह उतना नहीं रहेगा जितना आपका फर्स्ट में था। इसी को अनुमोदक पालन पोषण कहा जाता है। तो जिन लोगों ने 22 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, निम्न में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? मतलब किसने विकास के सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए? तो 23 का देखिए, फ्रायड ने, बंडरूरा ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने। तो 23 का अल्बर्ट बांडुरा एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। बांडुरा महोदय ने विकास के कोई भी चरण नहीं किए हैं, तो 23 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। अब चलते हैं 24 पर। भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है? मतलब भाषाई में कौन सी क्षमता होती है? संख्यात्मक पद्धति के प्रति संवेदनशीलता, लय ताल बनाने की क्षमता, संगीत की अभिव्यक्ति के रूप में सराहना। देखिए, संगीत का या ध्वनि, देखिए आंसर ही आ गया आप लोगों को, तो करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। ध्वनि लय ताल शब्दों को, ये करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आप लोगों के सामने। अब ये देखिए, शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब शिक्षकों को जो राज्य प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो अच्छा कार्य करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसका उद्देश्य क्या है? जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उन्हें पेशे से बाहर करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित नहीं है, वो पेशे से बाहर करने के लिए, ऐसा भी गलत है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करना, यह भी गलत है। पूरे राज्य में प्रवेश स्तर शिक्षक योग्यता का समान मानक प्रदान करने के लिए, मतलब जिसने वास्तव में मेहनत की है उनको पूरे राज्य में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए कि इस टाइप का मेहनत कीजिए तो दूसरे लोग भी मेहनत करेंगे और उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। तो ये करेक्ट आंसर आएगा 24/5 का डी। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, 26 डिलीट किया गया है, अपन नहीं पढ़ेंगे। 27 डिलीट है, नहीं पढ़ेंगे। 28 डिलीट है, नहीं पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट अपन 29 पे आते हैं। अब देखिए, ये वाला आया है, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है? तो देखिए, अब आपने मॉर्गन और मुरे नामक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। तो टेट, थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट, ये वैज्ञानिक मॉर्गन और मुरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विषय आत्मबोध परीक्षण, मतलब इसमें बोला गया था कि व्यक्ति के अंतर व्यक्तित्व कहानियों का विश्लेषण होता है, इसको विषय आत्मबोध परीक्षण कहा जाता है। स्याही धब्बा परीक्षण, इसमें कार्ड के बारे में जानकारी दी गई थी। 30 प्रकार के कार्ड बताए गए थे और उनमें लाल पीला नीला इस प्रकार की जानकारी दी गई थी, इसको स्याही धब्बा परीक्षण कहा जाता है। शब्द संधि परीक्षण, मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें अलग अलग प्रकार की जानकारी दी गई थी, वर्ड को बारे में बताया गया था। स्टोरी टेलिंग टेस्ट, ए मतलब कथावाचक परीक्षण, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो 29 का ए एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है? आपको अभिप्रेरणा का सही क्रम बताना है। प्रणोद, आवश्यकता, लाल लक्ष्य, निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, प्रणोदहास, या आवश्यकता प्रणोदहास, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, या आवश्यकता प्रणोद लक्ष्य निर्देशित व्यवहार उपलब्धि, या आवश्यकता प्रणोद लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, प्रणोदहास। जिन लोगों ने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने 30 मिनट समाप्त होते। अगर आपको वीडियो जरा भी उपयोगफुल लगा है, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। और प्रतिदिन यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, लाइव क्लास भी रहती है डेली 9 बजे, तो वो ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। MP टेट और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए मिलते हैं
अगले वीडियो के साथ ऐसी और क्वेश्चन के पर संपूर्ण विश्लेषण के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।